जय हिंद। आज हम देखते हैं सामान्य हिंदी में। तो सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सामान्य हिंदी की सामान्य जानकारी है ये, और ये समझिए कि बेसिक है सभी क्लास के बच्चों के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि एक दो प्रश्न कहीं ना कहीं इससे बन जाते हैं और नहीं भी बनेंगे तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं बनने के सवाल नहीं है ही नहीं, बट फिर भी अब हम देखते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई थी सिंधु नामक शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? सिंधु नामक शब्द से। अब सिंधु जो है एक नदी का नाम है, जिस नदी का नाम है सिंध। सिंध एक नदी है जो कि सिंधु के नाम से ही, सिंध के नाम से सिंधु पड़ा, तो सिंध एक नदी है। अब जो नदी है, अब नदी के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे। अब जो वहाँ पे लोग रहते थे वहाँ को सिंधु प्रदेश कहा जाता था। अब हम आते हैं कि सिंध जो है वो सिंधु शब्द से बना था। ये तो पहले ही बता दिया कि जो सिंध था वो सिंधु से बना था। तो जो सिंध था वो सिंधु से बना था, जो कि संस्कृत का शब्द था। किसका शब्द था? संस्कृत का शब्द था। अब जो संस्कृत का शब्द था, लेकिन जो ईरान वाले थे, तो ईरानियों के जब संपर्क में आया सिंधु, तो जब संपर्क में जो ही आया तो आने के बाद जो सिंधु था वो हिंदू या हिंद बन गया। क्या बन गया? हिंदू या हिंद बन गया। अब हम देखते हैं कि अब जब ये संपर्क में आया, ईरानियों के संपर्क में आया, तो संपर्क में आने के बाद ईरानी भाषा का एक प्रत्यय है, यहाँ पर लिखे हैं एक प्रत्यय है, ठीक है। तो एक जब प्रत्यय लगा हिंद में या हिंदू में, तो ये हिंदिक बन गया। क्या बन गया? हिंदिक बन गया। जैसे देख लीजिए हिंद है ना, और एक प्रत्यय लग गया है हिंद एक, यही आपको बन के हिंदिक बन गया। क्या बन गया? हिंदिक बन गया। जब हिंदिक बना तो इसका जो अर्थ होता है हिंदी का वो हिंद होता है। क्या होता है? हिंद होता है। अब हिंद होता है और इसी हिंदिक से इंडिका, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, और एक इंडिया जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदिक से ही बन के आया है। तो ये इतिहास था, उत्पत्ति थी हिंदी शब्द का। तो आई होप ये आप लोग जान गए होंगे। अब हम आते हैं, अब जो चीज़ें हैं मूल जानकारी है उस चीज़ों को, ये तो समझ लीजिए कि हिंदी की उत्पत्ति है, इतिहास भी कह सकते हैं। हिंदी या हिंदी, एक हिंदी के ऊपर बिंदी लग जाती है और हिंदी में आधा न रहती है। कहा जाता है कि दोनों कौन सही है, तो दोनों में गलत कोई नहीं है और दोनों ही सही है। आप कहीं भी दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद की। तो हिंदी जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 में रखा गया है। किसमें? 343 में। और 351 में इसके कर्तव्यों को रखा गया है। किसका? हिंदी के कर्तव्यों को। क्या क्या इसके भाषा के, हिंदी जो भाषा है उनके कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं, उन्हीं कर्तव्यों को 351 में रखा गया है। और ये 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा बहुत एक लंबी चर्चा के बाद इस अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया, ठीक है। तो उसी दिन हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। अब आते हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इन तीनों में अंतर को जानेंगे। तो जो राजभाषा होती है, राज काज की भाषा होती है, मतलब हमारे भारत में जितने भी कार्यालय हैं उनमें जो लिखा पढ़ी होता है या बोला जाता है, जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। और भारत के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, अनुच्छेद 343 में कहा गया था। ध्यान रखिएगा। अब ये पूछ देगा कि हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 343 में। ये कह देगा कि उसके कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 351 में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का।
नहीं तो दोनों में आप गड़बड़ हो जाइएगा कि आखिर कौन में क्या है। तो 343 में अनुच्छेद में रखा गया है हिंदी को कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी, और 351 है उसमें ये कहा गया है कि हिंदी के कर्तव्यों को रखा गया है। तो राजभाषा हमारे भारत में जितने भी कार्यालय हैं, ऑफिस है, उनमें बोले जाने वाली, उसमें की जाने वाली, उसमें लिखी जाने वाली, उसमें पढ़ी जाने वाली जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। और इस भाषा का प्रयोग प्रशासन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राजभाषा क्या है। अब आते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब कि राष्ट्र, एक राष्ट्र मान लीजिए राष्ट्र की बात करूँ तो राष्ट्र भारत क्या है? राष्ट्र है। राष्ट्र की भाषा, तो भारत में बहुत सारी भाषाओं का संकलन है। अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे तो अलग अलग भाषाओं का उसमें समावेशन मिलता है। जैसे बिहार है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें आप बहुत सारे भाषाओं को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप देखते हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, बज्जिका है, ये सारे इसमें भाषाएं हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रभाषा है वो जनता द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, और राजभाषा जो है वो प्रशासन द्वारा लाया जाता है। तो अंतर इसमें यही है। और इसमें काम काज की जो भाषाएं हैं, बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, वो राजभाषा में की जाती है। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या है? आम जनता की ये बोलचाल की भाषा है। जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी में आप ऑफिशियल कार्य नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं ले सकते हैं, मैथिली में नहीं कर सकते हैं, बोडो में नहीं कर सकते हैं, उड़िया में नहीं कर सकते हैं, कश्मीरी में नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब लोकल लैंग्वेज है। इसी को आप आधिकारिक भाषा भी कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं? आधिकारिक भाषा। और आपको पता है कि भारत में आधिकारिक भाषा जो है संविधान में 22 है, और 22 जो है अनुसूची 8 में रखी गई है 22 भाषाओं को। अब हम आते हैं मातृभाषा के बारे में जानकारी। मातृभाषा, इसमें दो शब्द है, एक पहला है मातृ, दूसरा है भाषा। तो मातृ से समझ रहे हैं कि माँ की भाषा। तो जो आप जन्म लिए तो माँ के द्वारा जो बोले जाने वाली प्रथम भाषा है वो आपकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, कारण है कि मेरी माँ के द्वारा जो बोले जाने वाली प्रथम भाषा थी। मैं जन्म लिया, जब तक होश में आया तब तक मुझे पता चला कि मेरी माँ मुझे भोजपुरी बोल के पढ़ाती थी, लिखाती थी या कुछ बोलती थी। तो मातृभाषा जो हो जाती है, माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वो मातृभाषा कहलाती है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे अमूमन गलतियाँ बहुत जगह हो जाती है। जैसे कि जितने भी पेपर छप के आते हैं लिखा रहता है कि मातृभाषा हिंदी। ध्यान रखिएगा, किसी के भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी मातृभाषा हिंदी हो, नहीं, ये गलत है। मातृभाषा हिंदी हो ही नहीं सकती, केवल राजभाषा हमारी हिंदी है, ठीक है, वो मातृभाषा नहीं है। क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है, और जो अलग अलग राज्य हैं अलग अलग उसमें भाषाओं का संकलन है, अलग अलग भाषाएं इसमें बोली जाती है। तो जब मान के चलिए कोई बिहार का है, चाहे कश्मीर का लड़का है, तो उसका जो लोकल लैंग्वेज है कश्मीरी होगा, उसकी माँ कश्मीरी बोलती होगी तो उसका मातृभाषा कश्मीरी हो गया। कोई पंजाब का होगा तो उसकी माँ पंजाबी बोलती होगी, उसका पंजाबी हो गया। तो मातृभाषा कभी भी हिंदी नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पेपर में भी लिख के आता है एग्जाम में कि मातृभाषा हिंदी, वो गलत है। अब आते हैं भाषा पे। भाषा जो होता है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। अब भाषा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला जो होती है लिखित होती है, पहला जो मौखिक होती है, दूसरा लिखित होती है, और तीसरा सांकेतिक होती है। नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको बताएंगे उसमें भाषा का और डिटेल्स में आपको बताएंगे, इन तीनों के बारे में बताएंगे। हालांकि एक बार आपको और बता दे रहे हैं, भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक, जो मुख द्वारा बोली जाती है वो मौखिक हो जाती है। जो लिख के अपने भावों को, संवेदनाओं को प्रकट की जाती है वो लिखित हो जाती है। और जब हम संकेतों के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करते हैं किसी दूसरे के लिए तो वो हो जाती है सांकेतिक भाषा। इसको और डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। अब हम आते हैं भाषा और बोली में अंतर क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, अमूमन लोग गलती कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि आखिर भाषा क्या है और बोली क्या है। तो ध्यान दीजिएगा,
भाषा, भाषा का अपना व्याकरण होता है, अपना लिपि होता है, अपना साहित्य होता है, अपना व्याकरण होता है, वो भाषा कहलाता है। और जिसका अपना साहित्य नहीं होता है, साहित्य नहीं होता है, अपना व्याकरण नहीं होता है, अपना लिपि नहीं होता है, वो बोली कहलाता है। अब आप लोग ध्यान में दीजिएगा, हिंदी क्या है? तो बोली है, क्योंकि हिंदी का जो होता है उसका अपना लिपि भी है। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी है। तो जिसका लिपि हो, व्याकरण हो, हिंदी बहुत सारे व्याकरण है, उसके बाद अपना साहित्य हो, बहुत सारे साहित्य लिखे गए हिंदी में, तो हिंदी किस में रख सकते हैं? भाषा में रख सकते हैं। भोजपुरी है तो भोजपुरी को भी क्या सकते हैं? भाषा की बोली, भाषा है, क्योंकि इसका भी अपना व्याकरण है, इसका भी अपना साहित्य है और इसका भी अपना लिपि है। भोजपुरी का जो लिपि है वो कैथी लिपि है। कौन सा लिपि है? कैथी लिपि है। आपके घरों में अगर पुराने लोग होंगे, जो बिहार के बच्चे होंगे, अमूमन जो पूर्वी क्षेत्र आते हैं, तो उनमें जो जैसे सारण हो गया, रोहतास हो गया, उसका छपरा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, इन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। तो वहाँ में जो भी खेत पहले के लिखे गए हों, उन दस्तावेजों में आप देखेंगे, पाएंगे कि जो उसमें भाषा लिखी गई थी वो कैथी लिपि लिखी गई थी। कारण है कि भोजपुरी का जो लिपि है वो कैथी है। हालांकि अब गुजराती भी इसी में लिखी जाती है, तो गुजरात ने अपना लिया बाद में चल के। हालांकि भोजपुरी बहुत समृद्ध और पुरानी भाषा है। तो बोली और भाषा में यही अंतर है, जिसका अपना साहित्य हो, जिसका अपना लिपि हो, जिसका अपना व्याकरण हो वो भाषा, और जिसका अपना लिपि ना हो, साहित्य ना हो, व्याकरण ना हो, बोली। जैसे कि आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, वो कोई एक संकेतों के माध्यम से काम चलाते हैं, कु 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 ऐसे कुछ आवाज निकालते हैं एक अजीब तरीके से, जो हम समझ नहीं पाते हैं आम लोग। वो जंगलों में रहने वाले आदिवासी एक दूसरे आदिवासी की भाषा को, बोली को समझ पाते हैं। तो उनका अपना ना व्याकरण होता है, ना लिपि होता है। कहीं लिखते हैं क्या अपनी भाषा को? बोली को नहीं लिखते हैं ना, तो वो बोली हो गई, क्योंकि उनके पास ना व्याकरण है, ना उनका साहित्य है, और ना ही उसका वो लिपि है, तो वो बोली हो जाती है। लिपि हिंदी की क्या है? देवनागरी है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और अनुच्छेद 343 में रखा गया है, और 351 में इसके कर्तव्यों को रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी दिवस कब शुरुआत की गई? तो 14 सितंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को, हर वर्ष प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इस पर और डिटेल्स में चर्चा कर रहे थे भाषा के बारे में। तो भाषा कितनी होती थी? 3। तो उसमें से पहला था मौखिक। जब हम अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे को बोल के प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाती है। ठीक है। और जब हम लिखित भाषा, जब हम अपने भाव या विचारों को दूसरे से लिख के प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा हो जाती है। और जब हम अपने संकेत को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं भाव या विचार को, तो वो सांकेतिक भाषा हो जाती है। जैसे कि आप कलम मानते हैं तो ऐसे करते हैं, तो ये संकेत हो गया, ये सांकेतिक भाषा हो गया। हालांकि सांकेतिक भाषा मानक नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे मानक भाषा कही जाए तो मौखिक भाषा कहलाएगी, तब दूसरे नंबर पर लिखित भाषा। कारण है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो लिखित भाषा से काम नहीं चलाएंगे, बोल के लिख के आप बोल के काम चला सकते हैं। तो सबसे स्टैंडर्ड मानक भाषा जो है वो मौखिक भाषा है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि संविधान में जो 22 भाषाओं का संकलन किया गया है वो कौन कौन से भाषाएं हैं संकलन किया गया है, उस चीज़ को भी देखेंगे। तब तक इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतारना हो तो उतार लीजिए। तब तक हम इसको बाद में हम बताते हैं कि 22 भाषाएं कौन कौन ऐसे हैं जो अनुसूची 8 में, संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को रखा गया है आधिकारिक भाषा के रूप में। उसी आधिकारिक भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा कह सकते हैं।
राष्ट्र मतलब क्या होता है समझा दिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। राष्ट्र मतलब एक देश, तो भारत एक देश है। अब इस राष्ट्र की भाषा मतलब अब इस राष्ट्र में बहुत सारे भाषा हो गए, अलग अलग स्टेट तो अलग अलग भाषा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो तब सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं इसके बाद वाले सेक्शन में, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को रखा गया है, वो कौन कौन से भाषाएं हैं। अभी आपको हम बतला रहे थे राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, तो जो राष्ट्रभाषा है वही आधिकारिक भाषा भी है। ये मत सोचिए कि आधिकारिक भाषा कोई और है और राष्ट्रभाषा कोई और है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको अंतर बता ही दिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है वो कौन कौन से हैं और वो भाषाएं किस किस स्टेट में बोली जाती है, ये भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ ताकि आगे चल के आपको काम पड़ेगा। संस्कृत पूरे भारत में कुछ एक हद तक नेपाल और पाकिस्तान में। हिंदी भारत के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान और मिस्र, साथ ही साथ जो भोजपुरी वासी जो फिजी चले गए थे, नीदरलैंड, इन सब देशों में भी हिंदी बोली जाती है। तकरीबन शायद 8 या 9 ऐसे कंट्री है जिसमें हिंदी बोली जाती है। असमिया आसाम एक भारत में है, उसमें बोली जाती है। बंगला पश्चिम बंगाल में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है और तमिल में भी बोली जाती है। मराठी जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है और थोड़ा थोड़ा गुजरात में भी बोली जाती है। उड़िया जो है उड़ीसा में बोली जाती है। पंजाबी है पंजाब में, तमिल है तमिलनाडु में और तेलुगु भी तमिलनाडु में, और तमिल तेलुगु तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक में भी। उर्दू पूरे भारत में तकरीबन लेकिन देखा जाए तो केरल में सर्वाधिक, और हमारे बिहार का जो है द्वितीय राजभाषा ये है जिसमें हमारा कामकाज की भाषा हो सकती है। आते हैं सिंधी, जो गुजरात के कच्छ प्रदेश जो है उस साइड में बोला जाता है सिंधी भाषा। इसको भी संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कोंकणी ये गोवा में बोला जाता है, समूचे गोवा में नहीं, कुछ एक तक। मणिपुर में, नाम से ये क्लियर है। नेपाली नेपाल के साथ साथ बिहार में, और नेपाल से सटे जितने भी भारत के स्टेट हैं और उन स्टेट में जो भी जिले हैं सटे हुए हैं, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश मिलेंगे तो महाराजगंज हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, गोंडा बस्ती तो थोड़ा सा इधर पड़ जा रहा है। बिहार में लीजिएगा तो रक्सौल हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा। इन सब जो सटे हुए हैं नेपाल से, उन सब जिलों में नेपाली बोली जाती है, और नेपाल में तो नेपाल बोली जाती है। और नेपाल में ध्यान रखिएगा जो भोजपुरी है वहाँ के संविधान में भाषा को जगह दी गई है, मतलब द्वितीय जो वहाँ की भाषा है वो क्या है, भोजपुरी है। लेकिन यूँ कह लें कि भारत में शुरुआत हुई थी भोजपुरी को, और भारत के संविधान में ही भोजपुरी को जगह नहीं दी गई है। तो ये समझे कि दुर्भाग्य कहा जाएगा। और जब तक भाषाओं को हम जगह नहीं देंगे, एक सम्मान नहीं देंगे, तो हम स्वयं का विकास नहीं कर पाएंगे, भाषा के तो दूर की बात है। बोडो असम में कुछ एक तक, पूरे नहीं, और असम में यूँ कह लें कि थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग ये बोलते हैं। डोंगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इनमें बोला जाता है। मैथिली बिहार में, बोले जाती है। और मैथिली के सुप्रसिद्ध गायिका, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैथिली के सुप्रसिद्ध गायिका का नाम क्या है, जो इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके इस सवाल के जवाब का उत्तर दीजिएगा। संथाली जो है कि झारखंड में, और झारखंड के साथ साथ झारखंड के जो आदिवासी लोग होते हैं, जैसे कि रांची जाइएगा तो रांची से पहले एक मुर्रे या कुछ ऐसे करके स्टेशन है, उसी स्टेशन के पास जहाँ आप पहाड़ी देखिएगा, उसी इलाके में कुछ ऐसे आदिवासी रहते हैं जहाँ में संथाली बोली जाती है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इन भाषाओं को। ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है,
और किन किन प्रदेशों में, किन किन राज्य में ये बोली जाती है, किनके द्वारा बोली जाती है, ये भी आप लोगों को हम बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सामान्य हिंदी के लेकर आगे विषयों को। तब तक चैनल का आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।